लेकिन किसान को आज भी आपने सुना होगा, किसान को कहते हैं कि बेचारा किसान, किसान गरीब किसान। अब गरीब किसान को जब ये आम व्यक्ति ने ये कह दिया कि किसान है तो गरीब ही है। हमारे कई बार हम कहानियां भी पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा जाता है एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। कभी नहीं लिखा गया कि एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। किसी सेठ के बारे में भी कोई लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है कि एक कोई कहानी होती है तो एक गांव में एक धनाढ़ सेठ रहता था। ये नहीं लिखा जाता कि एक गांव में एक गरीब सेठ रहता था। ये हमारे साथ में इतने वर्षों तक हुआ कि किसान है तो गरीब ही होगा। और इसीलिए मेरे को लगता है कि मेरे देश के युवा ने भी सोचा कि हम अगर खेती करेंगे तो हम भी गरीब हो जाएंगे। इसलिए आज हमने नौकरी को तलाशना शुरू कर दिया हमारे लड़कों ने। पहले एक समय था, उस समय कहते थे उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच नौकरी कहते थे। उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, यानी कि अंत में नौकरी कहते थे। लेकिन आज उत्तम खेती तो गई, कहीं पर बात करते ही नहीं है। अब तो नौकरी की तलाश में जाते हैं। पहली उत्तम नौकरी हो गई। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आने वाले समय में उत्तम खेती हो, और उत्तम खेती के लिए हमें किसानों को आगे योजना देनी पड़ेगी, उनको सहायता देनी पड़ेगी, और किसान को मजबूत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सरकार भी उसमें सहयोग करे और किसान भी सहयोग करे और साइंटिस्ट भी सहयोग करे। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम किया किसानों का बजट बढ़ाने का। कृषि का आज टोटल बजट कितना है? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उससे पहले कृषि का बजट था सिर्फ कितने? अधिकतम 23,000 करोड़ रुपए रहा। अधिकतम सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए। उसमें से आधे अधिकारियों की तनख्वाह में चले जाते थे और आधे कुछ योजनाओं में काम आते। कुछ बच्चे कच्चे जो होते थे वो उनके अधिकारियों के जो भी होता था सिस्टम में चले जाते थे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने, आपको बताना चाहता हूं, कृषि का टोटल बजट कितना किया है। अब कृषि का टोटल बजट पहले 23,000 करोड़ था, अब 1,32,000 करोड़ रुपए का कृषि का बजट है। 6 गुना अधिक है कृषि का बजट। और उसमें से भी आधे पैसे तो सीधे किसान के खाते में डालते हैं। 65,000 करोड़ से अधिक पैसा किसान सम्मान निधि के तौर पर 2,000 रुपए हर 4 महीने में नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं और सीधा खाते में चला जाता है। कोई बीच में बिचौलिया नहीं रोकने वाला। वही रकम 65,000 करोड़ से अधिक हो जाती है। उनका तो टोटल बजट ही 23,000 करोड़ था, और अब बजट है जो 65,000 तो सीधा खाते में डालते हैं, और बाकी के 1,32,000 टोटल है, उसमें से बचे हुए से अन्य योजनाएं चलाते हैं। इस तरह से किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट भी हो, नई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़े, नए बीज लाएं, नए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको कहा कि आप नई वेराइटी लाएं, और हमारे जो अलग अलग डिवीजन है उनको कहा कि अपने अपने क्षेत्र में आप काम करें। किसानों को हाईटेक करना जरूरी है। आज हम जाते हैं, कई बार दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, वहां पर नई नई तकनीकी से खेती होती है। वहां देखते हैं तब मन में आता है कभी हमारे देश के अंदर भी ऐसी खेती होगी क्या? जितनी तरह की मशीनों का वहां उपयोग किया जाता है वैसी मशीन हमारे देश के अंदर होगी क्या? मैं एक जगह किसी देश में गया, वहां पर मैंने देखा ड्रोन से खेती हो रही थी। ड्रोन से पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा रहा था। मैंने देखा कभी मेरे देश के अंदर मैं अब चाहूंगा तो होगा क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब मुझे जिम्मेवारी मिली तो मैं आज कह सकता हूं नरेंद्र मोदी जी की कल्पना क्या है। इस देश में आजादी ही नहीं थी, ड्रोन उड़ाने की परमिशन ही नहीं थी। ये जो हमारे कैमरे वाले हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, इनको परमिशन थी। लेकिन किसान को छूट नहीं थी कि वो ड्रोन से पेस्टिसाइड का छिड़काव करे। उससे समय बचता है, उससे जितनी उसकी नई टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जितना कैमरे सेंसर लगे हुए हैं, उसके अंदर जितना पेस्टिसाइड की फसल की जरूरत है उतना ही उसमें जाता है। वो अपना आप उसमें कम ज्यादा करता रहता है।
उससे हमारा पेस्टिसाइड की संख्या कम होगी, जरूरत पड़ेगी उतना ही डालेंगे, नहीं तो हम तो पूरा का पूरा डाल देते हैं। उसमें जितना आवश्यकता है उतनी बूंद जाएगी, उतना ही जाएगा, और उसके बाद में वो अगर किसी पौधे को जरूरत है तो पड़ेगी बूंद उस पे, वरना वो ऐसे लहर में चलेगा कि उसकी आवश्यकता होगी उतना ही उसमें पेस्टिसाइड जाएगा। इस तरह के सेंसर सिस्टम भी उसमें लगा दिए नई टेक्नोलॉजी के साथ में, लेकिन इसकी छूट नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अब ड्रोन का भी कह दिया कि किसान अपने खेत में ड्रोन से पेस्टिसाइड कर सकता है। जैसे ये अभी उड़ रहा था ना हेलीकॉप्टर जैसा, इसके ऐसा बड़े बड़े ड्रोन बने हैं, और उस ड्रोन के नीचे वो पेस्टिसाइड की टंकी लगती है, जिसमें 20 से 25-30 लीटर की टंकी होती है, और वो अपन यहाँ खड़े रहते हैं और पूरे खेत में स्प्रे करके और वापस अपने पास आ जाएगा। अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके अंदर पानी भरना है पेस्टिसाइड, और खड़ा रहो खेत के माल उबा उबा पानी अपना पेस्टिसाइड करना पड़ेगा, मशीन आन खड़ी हो जी कड़ो कौन जमियो। ये एक मैं कहना चाहता हूँ, ये एक उदाहरण है कि किसान को हाईटेक और किसान को मजबूत करना है, उनको नई तकनीकी देनी पड़ेगी। आप रोक लगाकर कब तक रख सकते हो? भारत में छूट नहीं थी ये ड्रोन की। ऐसी कई चीजों के नवाचार किए, और मैं जब मंत्री बना तो मेरे मन में एक चीज आई कि मेरे बाड़मेर में सबसे ज्यादा, बाड़मेर जैसलमेर में बाजरा होता है, और बाजरे जैसी चीज आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर। लेकिन बाजरे की समस्या क्या आती थी, मैं कई बार शहरों के अंदर ऐसे कई सेमिनारों के अंदर जाना हुआ कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन होता है, लेकिन वो बाजरे का उत्पादन है, लेकिन आप लोग खाते क्यों नहीं हो? उसके अंदर जो गुण है वो तो दूसरे में नहीं है ज्यादा इतने। तब मेरी कई बहनें थी, उनकी सेमिनार में बैठी थी, उन बहनों से मैंने पूछा आप बाजरे की रोटी क्यों नहीं खाते? तो बाजरे की उन बहनों ने और उन माताओं ने मुझे कहा कि हम तो रोटी खाना चाहते हैं बाजरे की, उसमें बड़े गुण है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसको हमें बनाना नहीं आता। अगर हम बनाते हैं तो उसकी रोटी नीचे से टूट के गिर जाती है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी इन बहनों को कि ये रोटी बनाने की मास्टर है, हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया बाजरे की रोटी बनाती है तो बाड़मेर जैसलमेर की हमारी बहनें बनाती है। अब बाजरे की रोटी बनानी हर एक बस करो को नहीं तो थे बनाओ जियो दूसरी जगह को बनाए। मैं क्या मार तो सकला वाली है ना, गेहूं की रोटी बने जियो बनानी है तो मैं हो रही बनाऊ। तब मैंने साइंटिस्टों से कहा, मैंने कहा एक चीज है, उन्होंने फिर मुझे कहा कि एक ये बाजरे के अंदर क्या चीज है कि बाजरे के जो बीज है, बाजरा है वो 15-20 दिन में आटा खट्टा पड़ जाता है, आटो खाटो पड़ जाए। इसका कोई समाधान हो सकता है तो हम फिर बाजरे के लिए करें। तब मैंने साइंटिस्टों से दिल्ली के अंदर कहा, पूसा के अंदर, मैंने कहा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे बाजरा पूरे देश में ही नहीं विदेश के अंदर इसकी खुशबू जाए, सब खाए। देखो हमारे बाजरे की वैल्यू तो तभी होगी ना जब दुनिया में इसकी मांग बढ़ेगी, तभी तो हमारे यहाँ पर रेट बढ़ेगी। भाव कब बढ़ेंगे? जब हमारे यहाँ की चीज को दूसरे लोग खाना पसंद करेंगे, नहीं तो आपो आपो जी मौतों पर कितनी कोई भाव कौन दे। तो इसलिए मैंने साइंटिस्टों को कहा, तो उन्होंने मुझे बताते हुए खुशी है कि 2 साल के अंदर उन्होंने साइंटिस्टों ने रिसर्च करके मुझे रिजल्ट दिया, और उन साइंटिस्टों ने मुझे कहा, और अभी नया बीज तैयार किया गया है। ये मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं कि साइंटिस्ट क्या कर सकता है। साइंटिस्ट ने 2 साल के अंदर नया रिसर्च करके एक बीज तैयार किया बाजरे का। अब वो बाजरे का बीज अभी बाजार में आएगा, उस समय अपन उसकी खेती करेंगे। उस बाजरे के बीज की क्या विशेषता है कि अब वो 6 महीने तक आटो खाटो नहीं पड़ेगा। 6 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। जो 20 दिन में खट्टा पड़ता है, अब 6 महीने तक आटा खट्टा नहीं पड़ेगा बाजरे का। एक तो ये नया बीज की उसकी विशेषता, और दूसरा जैसे गेहूं की रोटी बनती है वैसे ही बाजरे की रोटी से भी उसकी चकले पे बनेगी। उसके अंदर गेहूं का कंटेंट निकालकर और जो लुगदी वाला कंटेंट है वो गेहूं के अंदर डाल दिया। उससे क्या हुआ कि अब वो लुगदी जैसे बाजरे गेहूं की रोटी बनती है वैसे ही बाजरे की रोटी बनेगी। तो उससे ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह से साइंटिस्टों ने काम किया। और जब प्रधानमंत्री, ये हमारी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये धरती हमारी है, ऐसी धरती दूसरी जगह नहीं है। ये अपन रेगिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे पास में जो विरासत है ना वो किसी और के पास नहीं है। हमारे यहाँ पर बाजरा हमारे जो दूसरे देशों के राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा अगर होता है तो हमारे यहाँ पर होता है। हमारे यहाँ की सबसे बढ़िया तुलसी अगर कहते हैं तो खेजड़ी है। खेजड़ी और किसी प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगी आपको। हमारे खेजड़ी के सांगरी, कैर, कुमटिया ये कहाँ है?
दूसरे राज्यों के अंदर अगर गुजरात के कुछ पार्ट के अंदर हो जाए तो पता नहीं उधर यूपी बिहार साउथ वगैरह कहीं खेजड़ी देखी है क्या? और हमारे सांगरी है, वो सांगरी हमारी धरोहर है, उसकी रेट हम चाहे वो रेट तय कर सकते हैं। आज बाजार में सांगरी 1500 से 2000 रुपए किलो में बिक रही है, और उस सांगरी को वो तो वहां तो 2-2000 और विदेशों में 5-7 हजार रुपए किलो बिकती है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। जिस तरह से बाजरे की नहीं करते, वैसे ही सांगरी हम बकरियों को खिलाते हैं, और लोग दुनिया भर के अंदर उसकी डिमांड है। आपो किने खड़ाओ बकरियां खड़ाओ को खड़ा नौकरियों के बकरियां खड़ा दो बात लोंगड़ो लियो बकरियों ने ठोकाओ। इस बाजार के इसकी मांग बहुत है, आज सांगरी की मांग है, तो हमें सांगरी की खेती के लिए खेजड़ी को बोना चाहिए। और हमारे साइंटिस्टों ने नई एक खेजड़ी निकाली है, वो खेजड़ी 3 साल के अंदर पौधा फल देना शुरू कर देगी, यानी कि सांगरी देना शुरू कर देगी, और उसमें कांटा नहीं होता, कलमदार होती है। उसका नाम दिया थार शोभा। थार शोभा खेजड़ी अपने खेत के मेड़ के ऊपर अपने हेडे के माते माते बोवो, तो आपके कम से कम एक मुरबे में अगर आप कितनी खेजड़ी लगा सको, कम से कम तो भी 1000 खेजड़ी लगा सको, उससे कितने फायदे होंगे। एक तो खेजड़ी के नीचे आपको पता है कि उसके नीचे फसल ज्यादा होती है, दूसरे पौधे होते हैं उनके नीचे फसल ज्यादा नहीं होती है, खेजड़ी के नीचे ज्यादा होती है, उसकी खाद काम आती है, पत्तियों से भी खाद बनती है। खेजड़ी एक ऐसा पौधा है जिसके नीचे फसल होती है बढ़िया, उससे एक तो वो होगा, दूसरा हमारे पर्यावरण में उसका फायदा होगा, बरसात अधिक होगी, जहां पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर बरसात होती है, और तीसरा हमारे उस सांगरी को हम बेचेंगे तो एक अगर 1000 पौधे हैं, एक पौधा साल का अगर 100 किलो सांगरी देता है तो 1000 पौधे हैं तो कितने किलो हो गई। अगर एक सांगरी अगर मान लो 100 किलो देते हैं तो कितना किलो हो गई, और 100 किलो को अगर हम सुखाने के बाद में अगर बात करें 15 या 20 किलो अगर सांगरी हो जाती है पौधे पे, तो भी हमारे को एक पौधा है वो 10 किलो देती है ना, तो भी एक पौधा हमारे को कितना सांगरी देके जगह 1500 के रेट में अगर बेचेंगे तो 15,000 रुपए तो एक पौधा दे देगा। और अगर 1000 पौधे हो गए तो कितने लाख रुपए हो गए। इसकी कभी कल्पना करो, सोचो कि हमारे को क्या लिया उस खेजड़ी ने। हम तो पानी पौधे को अपने खेत में वैसे ही दे रहे हैं, और 3 साल में वो फसल खेजड़ी जो नई आई है वो पौधा आपको फसल देना शुरू करेगा। हमारे उस बाढ़ के ऊपर हम काचरी की खेती करनी चाहिए। हमारे बीकानेर के साइंटिस्टों ने काचरी तैयार की, नहीं, वो बेल के ऊपर खेत में काचरी बोने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी बाढ़ है, उस बाढ़ के ऊपर नीचे पौधे लगा दो, वो अपना बाढ़ के ऊपर जो उसकी ऊपर चढ़ती जाएगी, घूमती जाएगी। एक पौधा कम से कम जो काचरी का है वो कितने किलो देता है, 5 से 10 किलो काचरी देती है, एक ही साइज का काचर। काचरी की क्या रेट है बाजार में। अगर आप इतने पौधे, अगर उसकी बाढ़ क्या कोई उपयोग होता है क्या हमारे। उस बाढ़ के ऊपर जो हमने तार लगा रखी है, उस तार के बाढ़ के ऊपर सिर्फ वो पौधे ही तो लगाने हमारे काचर। हमने खेजड़ी से पैसा कमा लिया, हमने काचरी से पैसा कमा लिया, उस काचरी से 2-3 लाख रुपए काचरी के हो जाएंगे। हमारी जमीन वो की वो है, हमने अंदर जो बोया उसको मैं डिस्टर्ब करने का, तकलीफ देने का आपको काम ही नहीं कह रहा हूं। मैं तो अपनी जिस जमीन पर हम कुछ नहीं बोते उसी का कह रहे हैं वो कर लो। और ये काचरी होगी। अपने यहां पर मशरूम की खेती हम कर सकते हैं, मशरूम की खेती। 1 बज रहे हैं, ठीक है। मेरा ये कहना है कि मशरूम की खेती हमारे यहाँ पर अपन आराम से कर सकते हैं। मशरूम के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि मशरूम की खेती के लिए खेत में, खुले खेत में होती है, वो तो अंधेरे में बंद कमरे में मशरूम की खेती होती है। और मशरूम जो है 1 किलो मशरूम, एक 100 बाई 100 का जो अगर 20 बाई 20 के कमरे में मैं इनकम बताता हूं आपको कितनी कमाई होती है। 20 बाई 20 के कमरे के अंदर खेती आप अगर मशरूम की करते हो तो कम से कम 2 लाख रुपए इनकम साल के कमा सकते हो। 5 से 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख, मतलब 5 या 6 फसल ले सकते हो मशरूम की एक साल में। 20 बाई 20 के कमरा में अपन क्यों नहीं बना सकते। अब मशरूम के रेट क्या है, रेट मशरूम की है वो लगभग 150-200 रुपए किलो के अंदर बाजार में बिकता है। बंद कमरे में होता है, उसके लिए तो कोई मौसम की जरूरत नहीं है, वो तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कमरे के अंदर है, कहां तकलीफ है।
आप उसकी फसल साथ में लेंगे तो आज मशरूम क्या है, खूंगी है ना, अपने खूंबी खाया करो, खूंबी की सब्जी वही है मशरूम है, अंग्रेजी में मशरूम क्या है। अपने दारों में उग सके ना बिकी, बाजार में दुनिया भर में मांग बहुत है, वर्ल्ड दुनिया देश दूसरे देशों में जरूरत है। तो मैं सिर्फ तोने जको एक बात चीज बता रही हूँ जकी की कोई मतलब आपकी जगह भी नहीं घेर रही है, सिर्फ जकी चीज एक्स्ट्रा आप ले सको। सरसों की खेती होती है तो वह कोई अपने कई किसान सरसों की खेती भी करे, फूलदार खेती। भाई आपके भी हाथ है, अगर मधुमक्खी पालन कर ले, वो डिब्बा भी के बीच में मधुमक्खी का राख दे तो उससे भी 1-2 लाख रुपए मधुमक्खी पालन से भी आप कमाई कर सकते हो। ये चीजें सारी करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारत सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। हम हॉर्टिकल्चर की खेती कर सकते हैं, फलदार अभी आपको सब्जी के बीज दिए और सभी किसानों को यहां से वितरित किए जाएंगे। जितने आए वो सब अपना पैकेट लेके जाए। 10 सब्जी के इसके अंदर बीज है, 10 अलग अलग सब्जियों के बीज है इसमें। अपने घर पर आप सब्जी बोवे, वो तो आपके खुद के काम आएगी, लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार की तरफ से आप अपने यहाँ पर पॉली हाउस बनाएं। आप पॉली हाउस ग्रीन हाउस के अंदर खेती करें। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की कंपनियां जो है वो जिस कंपनी से लाओगे 10-15 साल की वारंटी लेते हैं, वो उनके फटने की कटने की वो गारंटी देंगे। लेकिन सरकार की स्कीम के तहत आप उसके अंदर अगर बरसात होती है तो ठीक, नहीं होती है तो भी आपको चिंता नहीं करनी। उसके पास में आप डिग्गी बना दीजिए, डिग्गी और उस पॉली हाउस का साथ में प्रोजेक्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करें। आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। उस 1 लाख करोड़ में से प्रत्येक किसान यहाँ जो जितना बैठा है सभी के किसी के कोई नंबर आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कृषि मंत्री होने के नाते कह रहा हूं, पॉली हाउस जिसमें आपके सब्जी आप पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, जिसमें आजकल तो सब्जियां बोने के लिए आपके उसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स होती है, एरोपोनिक्स खेती होती है, जो पानी की पाइपलाइन के अंदर खेती होती है। उस पॉली हाउस के अंदर पाइप लगा दो, पाइप के अंदर खेती होती है जिसमें जमीन की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पानी चलता रहेगा और फसल पैदा होगी। आज ब्रोकरी जैसी अगर खेती हम कर लें, ब्रोकरी ये क्या होती है, गोभी जैसी हरी गोभी होती है और उसकी रेट बाजार में 300 से 400 रुपए किलो रेट है, 1 किलो गोभी की, वो ब्रोकरी की। एक पत्तियां आती है गोभी जैसी, पत्ता गोभी जैसी, वो भी खेती होती है, वो भी उसके अंदर होती है। वो अगर आप उसके अंदर बो देंगे तो उसके 100 रुपए 300 रुपए 400 रुपए किलो के अंदर वो भी जाती है सब्जी। इतनी बाजार के अंदर दुनिया भर में मांग है। अब आप सोचते हो कि यहां पर अपने नहीं बिकेगी, मैं तो कहता हूं 10 जने मिलकर अगर खेती कर लें, 10 जने अपने पॉली हाउस लगाकर 2 ट्रक खरीदे, 1 ट्रक खरीद कर हर रोज 1 ट्रक भेजे। आप कभी अहमदाबाद में ग्राहक तय कर लो, उधर दूसरी तरफ जयपुर में ग्राहक तय कर दो, जोधपुर में तय कर लो। और मैं तो कह रहा हूं आपको आवश्यकता नहीं कि व्यापारी खुद आपके घर पे आके कहेगा कि ये चीज हमारे को दो। इतनी मांग है तभी तो 100-150 रुपए 300 रुपए किलो की रेट है, बाजार में मिल नहीं रही है तभी तो। अगर ज्यादा होती तो फिर तो भाव ही 15-20 रुपए गोभी का भाव है, जो हो जाता ना। इतनी मांग है उसकी, इसलिए अपने को इसको लेना चाहिए। इसके लिए आप अगर पॉली हाउस ग्रीन हाउस लगाना चाहते हैं, आप कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस लगाना चाहते हैं, तो भारत सरकार की ओर से जो पैसों की आवश्यकता है, जितने किसान बैठे मन में आपके होनी चाहिए कि हमारे को कुछ करना है। पैसे सब करते हैं। मैं कहना चाहता हूं 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख नहीं, 2 करोड़ रुपए तक भी आपको हर किसान को आवश्यकता होगी तो प्रोजेक्ट ला कर देंगे, तो मैं आपको पैसे दिलाऊंगा, आप ये चीज कर दीजिए। इस स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए तक का हम इंडिविजुअल किसान को देते हैं। 7% ब्याज की छूट, 3% ब्याज की छूट है। आप अगर लगाना चाहते हो, मान लो ब्याज अगर 7% है तो आपको 4 पे मिलेगा। बैंक का ब्याज अगर 10% है तो आपको 7% पे मिलेगा। ब्याज जो बैंक में लगता है उसका 3% ब्याज की छूट है। और कोई कागज गिरवी नहीं रखना, बिना जमीन गिरवी रखे आपको पैसा मिलेगा, बिना मॉर्गेज के। 7 साल में धीरे धीरे किस्तों में देना है। और पॉली हाउस का पानी है उसको आप पास में डिग्गी का प्रोजेक्ट साथ में दे दो, तो आपके पॉली हाउस के पैसे के साथ में डिग्गी को भी हमने उसमें जुड़वा दिया है, डिग्गी का भी पैसा मिल जाएगा। और एक मैं आपको और कहना चाहता हूं, यहां पर मैंने काफी डिग्गियां देखी, तो उन डिग्गियों के अंदर भी आप कुछ पानी नहीं उड़े उसकी भी व्यवस्था करो। ये थर्माकोल आता है ना, जो पानी अपन टीवी वगैरह लाते हैं या कुछ लाते हैं तो सफेद सफेद जो दाने होते हैं बच्चे बिखेरते हैं,
उसको लाकर इस पानी के ऊपर आप डाल दो तो कम से कम साल का जो 20-25% पानी उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है, वो अगर ऊपर पड़ी रहेगी तो पानी वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा आपके। ये काम आप कर सकते हो। ये जो है वो खत्म ही नहीं होती, कितने 10 साल तक ऊपर पड़ी रहेगी, उसके क्या बिगड़ेगा। एक बार लाकर उसके ऊपर ये उसकी चादर बिछा दो। पहले अपने आवती ना हरी हरी कमोद, तो वो कमोद तो अब यहाँ पैदा नहीं होती, तो उसका रूप में वो आप ऊपर लाकर रख दो, पानी के अंदर उसका उपयोग हो सकता है। ऐसी कई टेक्नोलॉजी है जिनको हम कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि अब आपको एक इसके लिए आज बताना चाहता हूं, हमें यह पता नहीं है कि हमारी फसल से हम कितना लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर बाजरा होता है, लेकिन बाजरे को हम 1500 रुपए किलो या 1600 रुपए किलो में बेच के आते हैं, उससे ज्यादा हम करते हैं क्या। लेकिन जो बाजरा हमने 1500 में खरीदा, बाजरा जो हमने 1500 रुपए में या बेचा है, या उसको जो या व्यापारी ने जिसने खरीदा है, वो व्यापारी 1500-1600 में खरीद कर और कितने रुपए कमाता है पता है आपको। बाजरे से बिस्किट बनता है। आप लेकर आए यहाँ पर बाजरे के बिस्किट, हमारे यहाँ पर कोई प्रदर्शनी में लगाए क्या किसी ने? कहाँ पे, कौन से स्टॉल पे? आपको एक स्टॉल लगानी चाहिए थी आपकी आईसीआर की, उसके अंदर आपके बाजरे से बिस्किट बनते हैं, इनको खिलाते हैं यहाँ पर। कल हमारे वहां 2 प्रदर्शनियां थी ऐसी कैसी, उसके अंदर बाजरे के बिस्किट की और जो उससे बाजरे से बिस्किट बनता है वो प्रदर्शनी लगाई। बाजरे से बिस्किट बनता है, बाजरे से चॉकलेट बनती है, बाजरे से ओट्स बनता है। अब ओट्स क्या है, और बाजरे से बिस्किट जो बनता है वो 200-300 रुपए किलो हो जाता है जब बिस्किट बनता है, तो रेट उसकी। बाजरे से चॉकलेट बनते ही बाजरे की रेट 500 रुपए किलो हो जाती है। बाजरे से ओट्स बनता है तो वो 100 रुपए किलो बन जाते हैं। 100 रुपए के अंदर वो बिक रहा है बाजार में ओट्स। अब ये ओट्स क्या है, बढ़िया थैली में पैकिंग करें, मोटो बढ़िया ढंगो नौ चिकनी चिकनी थैली में, और अभी के मो बाजरी को दड़ियो पीसन घा दे, दड़ियो बनते ही हो जाए 100 रुपया किलो। बढ़िया बढ़िया जगह पयोड़ा है ना, घड़ा 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 पयोड़ा भी ओट्स बनाने खाया करेगा, बाजरे का ओट्स खा रहे हैं, खाया के दड़ियों में तो रोज जिमो दड़ियो। लेकिन वो 100 रुपए दे रहे और अपन उसको 15 रुपए में बाजरी दे के आ गए मंडी के अंदर। तो ये फैक्ट्री हम क्यों नहीं लगा सकते। जीरा हमारे यहां पर होता है, मुझे एक बताओ, जीरे से लोग जूस बनाते हैं। वो जूस आज एक छोटी 10 रुपए की बोतल है, 1 किलो जूस के अंदर जीरे से कम 500 बोतल, वो 100 बोतल बनाते हैं, 10 रुपए की बोतल हो जाती। 100 बोतलें कितने हो गए, कितने रुपए, 1000 रुपए हो गए ना। अपन 100 रुपए 120, अब के तो बड़े जीरे का हावड़ रेटों मिले, बाकी तो हो 120 पसी नहीं बेचता। लेकिन आज आपको कहना चाहता हूं कि जीरे का, उससे लोग ले जाकर जीरे का जूस बनाकर पैसे कमा रहे हैं। जीरे से हमारे मसाला बनाकर लोग उससे 3 गुना 4 गुना पैसा कमा रहे हैं। जीरे से हमारे तेल भी बनता है। इस तरह से जीरे से कई आइटम जो बनते हैं वो जीरे का उपयोग करते हैं लोग और उसको खाते हैं, लेकिन हम उससे पैसा नहीं कमाते, कमाते व्यापारी है। हमारे यहाँ पर अनार की खेती भी होने लगी है। अब अनार की खेती से, अनार से क्या क्या बनता है, अनार से जूस बनता है, अनार से जूस बनता है, अनार से उसके जो बीज होते हैं, अनार के बीज से तेल निकलता है, और वो तेल है जो 12,000 रुपए लीटर है। आपको पता है अनार के तेल से भी अनार के बीज से तेल निकलता है। दुनिया में बड़ी मांग है उसकी, 12,000 रुपए लीटर है रेट, लेकिन हमें पता नहीं। उसके ऊपर जो छोल आया करे ना, जो लाल लाल, उससे दवाइयां बनती है, उसकी भी दुनिया भर में अच्छी रेट है, लेकिन हमें पता नहीं। व्यापारी ले जाकर पैसा कमाता है और किसान उसको 50-60 रुपए किलो के अंदर बेच के आ जाता है, और उसी से व्यापारी 400-500 रुपए कमा रहा है। तो इसलिए अब वो समय आ चुका है, नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि मेरे देश के किसान को भी व्यापारी बनना है। अब किसान ने खूब खेती कर ली, काम कर लिया, काम तो करेगा लेकिन व्यापारी भी बनेगा। और उसके लिए आपको मैं एक चीज कहकर जाना चाहता हूं। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या पैसों की है कि एक अकेला किसान फैक्ट्री नहीं खोल सकता, बाजरे के बिस्किट की नहीं खोल सकता, किसी और की नहीं खोल सकता, लेकिन इतने किसान मिलकर तो हम फैक्ट्री खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखना हो तो आपको अमूल डेयरी का दूध का जो डेयरी है उसका उदाहरण हमारे सामने है।
अमूल डेयरी कुछ किसानों ने मिलकर शुरू की थी, उसके चेयरमैन किसान ही बनता है, डायरेक्टर किसान ही बनता है, और वो आज दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई डेयरी है अगर कोऑपरेटिव के सेक्टर में तो वो अमूल डेयरी है। और उसके अंदर कितने सदस्य हो चुके हैं? 25 लाख से अधिक अमूल डेयरी के सदस्य हैं। अब उस अमूल डेयरी से दूध का क्या होता है, दूध जब लेके जाते हैं उस समय पैसा किसान को दे देते हैं, 15-20 दिन के अंदर पैसा मिल जाता है, और उसके बाद में साल के अंत में उस डेयरी का जितना नफा होता है वो नफा किसानों में बांट दिया जाता, उनके हिस्से के अनुसार उनको पैसा उसका बोनस के रूप में पैसा मिलता है। एक बार का जो फैक्ट्री भी किसानों की और दूध भी किसानों का, उनको 2 बार पैसा मिलता है। ऐसे ही मोदी जी ने कहा कि अब कृषि के अंदर भी हमें करने की आवश्यकता है, खेती में भी करने की आवश्यकता है। इसलिए मोदी जी ने एक एफपीओ बनाने का निर्णय लिया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे देश में 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। हर पंचायत समिति में एक एफपीओ बनेगा, उसको 33 लाख रुपए की सहायता भारत सरकार देगी। और इसके साथ ही कंपनी जो बनेगी आपके जीरे की जूस बनाने की, जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग की मशीनें जो फैक्ट्री होगी वो, या उसके अतिरिक्त आप कोई भी बाजरे के बिस्किट या उसके बनाने की जो भी आपकी फैक्ट्री लगाएंगे वो, ऐसी जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की आवश्यकता होगी तो भारत सरकार आपको देने के लिए खड़ी है। लेकिन आपको लेना है तो इसके लिए आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। पैसा दे देगी लेकिन आपके ऊपर बोझ नहीं आने देगी, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो एफपीओ है उसके मेंबर बने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उससे हमारे को कितने फायदे होंगे। एक तो हम बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी। आप बीज जो लाते हो बाजार में, अगर दुकान पर जाते हो तो एक अकेला किसान जाता है तो उसको जो उसके ऊपर रेट लिखी है उसी के अंदर व्यापारी देगा। लेकिन इतने सारे किसान, अगर मान लो 5,000 या 3,000 किसान अगर एक साथ में बाजरे का बीज या मूंग मोट या किसी का बीज लाएंगे तो उनको कितने टनों में बीज चाहिएगा। वो कहेगा हमारे को, फैक्ट्री वाले को, कंपनी को सीधा फोन करेंगे कि हमारे को 10 टन बीज चाहिए, बोल क्या रेट करेगा। उसको भी लगेगा यार बड़ा व्यापारी ये तो जा रहा है बड़ा एक साथ में इतना, तो वो भी कहेगा चलो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए कम करेगा, उससे हमारी लागत में कमी आएगी। साथ ही हम मिलकर कुछ ट्रैक्टर या ऐसी मशीनें खरीद, और इंडिविजुअल किसान अगर कोई अकेला लेना चाहता तो 40% की सब्सिडी उस ड्रोन के अंदर, तो ऐसे ड्रोन खरीद सकते हो, मशीनें लेकर आप एफपीओ में रख सकते हो और उसको फिर जिस किसान को आवश्यकता है, जैसे आपको पहला ट्रैक्टर देता, इसी तरह से अपने को ये काम करते हुए हमें अपने एफपीओ के मेंबर बने और आपको व्यापारी बनना है, अपनी इनकम बढ़ाना है, अपने खुद की फैक्ट्री लगाना है, तो आप एफपीओ के मेंबर बनो। भारत सरकार की ओर से पैसों की कोई कमी नहीं, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आप में से ऐसे कितने किसान हैं जो ये चाहते हैं कि हम एफपीओ के मेंबर बनके और किसानों के लिए, हम अपने लिए एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं? ऐसे कितने हाथ खड़े करके मुझे बताओ। अपनी खुद की फैक्ट्री कौन खोलना चाहता है? दबे हाथों से मत करो, इतने सालों पीछे रह गए, बहुत रह गए, अब तो कुछ कर लो अपने लिए। कौन खोलना चाहता है? जरा हाथ ऊंचे खड़े करके मुझे बताओ ताकि मैं आगे उसके लिए पैसा जारी करवा सकूं, वरना कहूंगा आपके तो जरूरत ही नहीं है। जिसके नहीं करना वो हाथ खड़े करो एक बार, के हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो ऐसे ही फकीर लकीर के फकीर है, वैसे ही चलेंगे बस। गेहूं बोया, चावल बोया, जो भी करने वाले वो करते हैं। और जीरे का, अरे मोदी जी तो यहां तक कर रहे हैं। अभी जीरे के लिए हमने, मैं जब गया ना तो हमने ये कहा साइंटिस्टों को, हमारे यहाँ जीरे की हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे क्या होगा जीरे के। मैंने किसान साइंटिस्टों को कहा हमारे यहाँ पर जीरे की जो फसल है वो लास्ट में जाते जाते हमारे कोई न कोई बाहर हो वो लाग जाए, मेरी फसल खत्म हो जाए। हाँ, समस्या है कि नहीं? लास्ट में जाओ तो पूरी पके दिन 15-20 दिन में झोलो कोई बाहर हो एडो हाले जो कम पको कर दे, बाकी पकूड़ी फसल खत्म हो जाए। मैंने कहा इसके दिन कम करो। मैंने अपने जोधपुर और वहां पर फोन करके मैंने उनसे बुलाकर कहा, मैंने कहा जीरे की फसल है वैसी वेराइटी, और इसके दिन जो है लगभग 140 दिन में ये जीरा तैयार होता है फसल, इसके क्या दिन कम कर सकते हो? हमने प्रयास करके साइंटिस्टों ने एक नई वैरायटी निकाली, इस बार आपको कुछ किसानों को दी है, कुछ किसानों को अब अगली बार हम फ्री देंगे बीज। और उसकी विशेषता क्या है? उस सीड की जो जीरा है वो आपके 100 दिन में पककर तैयार हो जाएगा।
40 दिन कम कर दिए। अब जो लास्ट के जो 40 दिन जो खतरे वाली घंटी है ना, उससे पहले पहले आपकी फसल पक जाएगी और पककर आपके खेत में आपके लाटे में आ जाएगी या कमरे में आ जाएगी और उसके बाद में आप बेच सकते हो। जो अंतिम समय में हवा चलने वाला जो डर होता है वो आपके खत्म हो जाएगा। इस दिशा के अंदर भी हमने नई वेराइटियां भी निकाली है। मोदी जी और हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए कुछ तो करो। घर छोड़ के आ गए हो तो मेंबर बनना है तो उसके लिए 2000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। वो 2000 आपकी सोसाइटी में ही जमा होंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो 2000 आप दोगे तो 2000 हम भी दे देंगे आपको। 2000 भारत सरकार देगी, 2000 आपकी सोसाइटी में ही रहेंगे। उसको खर्च आपको ही करना है। कई लोग क्या कैलाश जी तो 2000 रुपयों की बात कर लेनी, हमें कौन दे है? अरे तोरे अगर कोई मन में घड़ी नहीं है तो मोदी जी 15 दिनों में मोमो 2000 रुपया भले किस्त खाते में डाली बही दे दी देता हूं। कर सको नहीं। मोदी जी डालेंगे कि नहीं डालेंगे किसान सम्मान निधि के पैसे? 15-20 दिन में ही डालने वाला। तारीख मोने हमारा क्या कि तारीख खरीदा कौन सा, तारीख लगभग आने वाली है तो वो पैसे आ जाएंगे आपके पास में। वही दे देना कि हमारे तो एफपीओ के मेंबर 1 महीने बाद भी हरू हो किस्त आई होश लियो ना अपने के फर्क पड़े। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको एक तो एफपीओ के आप मेंबर बने, अपने यहाँ पर नई तकनीकी नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और खेती को हमें आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए आप सबके प्रयासों से ये संभव होगा। वरना मैं तो यहाँ पर आपको आके कह रहा हूं, अगर कोई अकेला किसान भी चाहे, एफपीओ में तो आप मेंबर बन रहे हो, लेकिन अगर कोई सॉर्टिंग ग्रेडिंग की अकेला किसान कहे मैं पोली हाउस लगाना चाहता हूं या मैं इसकी जीरे की सॉर्टिंग ग्रेडिंग के लगाना चाहता हूं, तो कभी भी मेरे पास में आ जाए, मैं 2 करोड़ रुपए तक का आपके प्रोजेक्ट सैंक्शन करके आपको दिलवा दूंगा। लेकिन करना आपको पड़ेगा। वरना भाइयों यह है कि देखो मैं तो सीधो हूं, आप लोग बाद में मुझे कहेंगे कि साहब कैलाश जी थे कृषि मंत्री बढ़िया और मैं के खा दो। कहावत है ना एक के मोमे को ब्याह मैंने महापुरुष नाली पच थे मैंने आ चीज कहो। लेकिन मैं आपको आज कह रहा हूं, आज मैं रिक्वेस्ट करके थोड़ा करके कह रहा हूं इस योजनाओं से जुड़ो। वरना मैं लास्ट में मैं थे मैंने आ चीज को लाना हूं कहूं मैं गीत गढ़ी गया तारों में थे मेरा होने को नहीं अर्जा। ठीक है कोई नहीं सरदार जी बेटा अर्जा में समझो थे अर्जा के वे हमारे भाइयों ने अर्जा किया करे। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये मेले का आयोजन इसीलिए किया है कि हम नई तकनीकी को अपनाएं, नए बीज का हम उपयोग करें। किसान को 4 चीजों की आवश्यकता होती है। किसान को एक तो उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, किसान को एक उन्नत किस्म का बीज हो, उसकी लागत में कमी आ जाए। जी की सरकार काम कर रही है और लागत कम करने के लिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती की खेती हमें करनी चाहिए और इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी वजह से आपको ऑर्गेनिक का पैसा नहीं मिल रहा है। बाकी आपके व्यापारी घर आकर लेके जाए, लेकिन सर्टिफिकेट के 3 साल लगते हैं। 3 साल में सर्टिफिकेट सरकार देती है, 3 साल भूमि की टेस्टिंग होती है और उसके बाद में 30,000 रुपए लगता है पैसा, सब उसको सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन अभी मैंने यहां जाने के बाद में तय किया कि हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय तोमर साहब से मैंने कहा कि हमारे देश में ऐसे कई जगह है जहां पर कभी यूरिया पेस्टिसाइड जहर डाला ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, उसको हम एक साथ घोषित कर दें। तो अब लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत इसको हमने ले लिया है और आपके आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी इस पूरे एरिया के अंदर आपको ऑर्गेनिक जोन घोषित कर दिया जाएगा, ताकि प्राकृतिक खेती का पैसा आपको व्यापारी यहां आकर डबल देके जाएगा। हमारे दम तो वैसे ही ऑर्गेनिक है, हमारे यहाँ तो जहर डालते ही नहीं है। अभी आप नहर के ऊपर तो कुछ डालते हैं, लेकिन बाकी जगह तो खेती जहां हो रही है वहां तो सीधी बाजरी मूंग मोट जो होता है उसमें कभी हमने यूरिया नहीं डाला है, वो तो वैसे ही प्राकृतिक है। तो इस दिशा के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उसके अंदर भी हमें ऑर्गेनिक को भी बढ़ावा देना है। और कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपका सहयोग होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मोदी जी की सरकार लगातार चाहे छोटी सी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपने देखा होगा हमारी बहनों के लिए शौचालय बनाने की बात हो
उन्होंने कहा हर बहन बेटी को इज्जत मिलनी चाहिए, उसके लिए घर घर शौचालय बनाए। उन्होंने आज आपने प्रधानमंत्री आवास बनाए, गैस का कनेक्शन देने की बात हो तो हर घर कनेक्शन हो, और आपको पता है कि लाइट हो तो हर घर लाइट पहुंचे, तो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत लाइट पहुंचाने का काम किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के अंदर सरकार ने ये लिख कर दे दिया कि राजस्थान में किसी प्रकार का कनेक्शन बाकी नहीं है, उसकी वजह से कुछ घर बच गए, जबकि आज भी कई घर कनेक्शन से वंचित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने लिख के दे दिया। फिर मैंने पैसे स्वीकृत करवाए 3.5 करोड़ रुपए बाड़मेर जैसलमेर के लिए, लेकिन उन्होंने टेंडर भी नहीं निकाला, और टेंडर नहीं निकालने की वजह से वो पैसा वापस चला गया। और अब वो कह रहे कि अब हमारे को कहने लगे कि पैसे दिलाओ। अरे मैंने कहा साल भर तुम लेके बैठे रहे, तुमने टेंडर नहीं किया, मेरे वहां के लोग लाइट से वंचित रह गए, और अब तुम कह रहे हो दोबारा पैसा दिलाओ। तो इस तरह से वो करते हैं। बाजरे की मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए। आज हम 1200-1300 रुपए में किसान बाजरा बेचता है, और एमएसपी उसकी 2250 रुपए। लेकिन मैंने राजस्थान की सरकार को कह दिया है, कई बार मैंने कहा, लेकिन वो लिख कर नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा एमएसपी की खरीद, बाजरे के एमएसपी के ऊपर खरीद हो, इसके लिए भारत सरकार को आप पत्र लिख दो, क्योंकि गाइडलाइन में है, नियमों में है कि बाजरे की खरीद अगर राज्य सरकार लिख कर देती है, कोई भी अगर स्टेट जो लिख के देता है उसकी खरीद भारत सरकार करती है। लेकिन अभी तक 1-2 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं, राजस्थान की सरकार ने बाजरे की एमएसपी पर खरीद करने के लिए भारत सरकार को पत्र भी नहीं लिखा है। और जिस दिन राजस्थान की सरकार पत्र लिख देगी उस दिन हम बाजरे की खरीद शुरू कर देंगे, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आपको कहना तो उन लोगों को यहां आए तो पूछो तो सही, तो तुम थोड़ा करो। मुझे ये दिल से पीड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी किसान हूं, और आप और हम सब जानते हैं कि किसान को ये कुछ करने की इच्छा इसलिए हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो इसलिए करना चाहते हैं इस देश में। मैंने जैसा कहा कि बजट की बात पहले की, ये बजट पहले भी हो सकता था, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि किसानों के लिए ये व्यक्ति वही कर सकता है जिसके दिल में दर्द हो, जिसने बचपन में गरीबी देखी हो, किसान खेत में काम किया, उसी को पता है। सोने की थाली में या चांदी की थाली में चम्मच से भोजन करने वालों को नहीं पता होता कि किसान और किसानी क्या होती है। उनको यह भी पता नहीं होता है कि जिनको के आलू निकालेंगे सोना, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, उनको क्या पता किसानी क्या होती है। हरी मिर्च और लाल मिर्च के अंदर अंतर को महसूस नहीं कर सकता, वो देश के किसानों को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो बचपन में चाय बेचता बेचता जो प्रधानमंत्री बनता है, उसी को पता होता है कि देश के अंदर किसान और किसानी क्या होता है, गरीबी क्या होती है। इसीलिए सारी योजना गरीब के कल्याण के लिए बनाई जा रही है, किसानों के कल्याण के लिए बन रही है। पहले पैसा सीधा विदेशों में चला जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, अब पैसा गांवों में आने लग गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार आपको कि आप 1 लाख करोड़ रुपए हमारे पास है, उसको आप खर्च करो। खर्च तो आपको करना है। मैं पिछले पूरे साल देश भर में घूम घूम कर कह के आया। हमारे कैबिनेट मंत्री तोमर साहब ने कहा, हमने राजस्थान की नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों से कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के 1 लाख करोड़ रुपए आप इसको किसानों तक पहुंचाएं, खर्च करे हुए। लेकिन 1 लाख में से हम सिर्फ 8,000 करोड़ ही खर्च कर पाए, 92,000 करोड़ रुपए अभी भी पड़े। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे साथियों हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपनी कृषि को आगे बढ़ाना है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना होगा, हमारी नई तकनीकी के साथ हमारे साइंटिस्टों से राय लेकर हमारे को बीज लाना चाहिए। हमारे को नई तकनीकी से किस तरह से कर सके, उस दिशा के अंदर हमें जाने की आवश्यकता। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में मैंने कहा, कोई साइंटिस्ट मुझे थे, मैंने कहा यार अभी यहाँ दुकान पे भी मैंने कहा एक दुकानदार को, वो कुछ लेके बैठे थे मशीनरीज, मैंने कहा ऐसी मशीन बनाओ ना, किसान को खेत के अंदर अपने आप ही जाकर जो जीरा है ये सब है काटते हैं, अपने आप ही वो जिस तरह से गेहूं वगैरह कटते हैं वैसे कट जाए, ऐसी कोई नई इजाद करो। तो नई दिशा के अंदर हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक हम आगे किसान को आगे, किसानी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी के प्रयासों से हम किसानी में भी आगे बढ़ेंगे,
कृषि में आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे और भारत का प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैलाएंगे। और ये उदाहरण आपको अगर देखना हो तो यूक्रेन का, रूस का जो अब युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में आपने देखा होगा, इस युद्ध के अंदर आपने देखा भारत की प्रतिष्ठा कितनी है। आज पूरे वहां पर जब दूसरे देशों के लोग तो वहां फंसे हुए हैं, लेकिन वो भी जब निकले वहां से तो हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर अपनी जान को बचाकर पाकिस्तान वाले भी निकले। यह है हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा। युद्ध को रोकाकर, दूसरे दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, उसको रोकाकर हमारे लोगों को निकालना कितना बड़ा काम है। दो अगर आपस में लड़ते हैं तो कोई रुकवा सकता है क्या? घर पे अपने दो ठोकिस्तान के थोड़ी सी ठहर, तू मोहल्ला टाबर काटो, कोई काटने दे, अपने दो घरों में ही कुवैत को काटने दे। ये दो देश लड़ रहे हैं और उसमें से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप रुकिए। ये मोदी जी की पहचान, प्रतिष्ठा है। आज विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई नेता है और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी है, जिनकी गूंज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में, संसार में है। मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए ये सारे प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। उसके लिए आपसे अगला मेला भी आयोजित करेंगे, पुनः जल्दी मेले का आयोजित होगा। आज यहाँ से कुछ सीख कर जाना, अगले मेले में पुनः आपके यहाँ पर रखेंगे। सुथार मंडी पर अगला मेला स्थापित करें, ठीक रहेगा ना? सुथार मंडी अगला तय कर दें, हाथ खड़ा करो भाई, आएंगे। सुनो, अगला मेला अपने को आयोजित यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा दूर, ये 25-30 किलोमीटर पे सुथार मंडी के अंदर आयोजित होगा और उसमें मैं आऊंगा पुनः। तब यहाँ पर मेले के अंदर आप, आज तो ये जो दुकानें लगाई है ना, ये दुकानें मुझे जहां तक दिख रही है प्राइवेट लोगों ने लगाई है, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। लेकिन हमारे आईसीआर की भी नवाचार हो जो करते हैं वो भी आप लगाइए, स्थलालय बढ़ाइए। यहाँ पर ड्रोन से कैसे होते हैं, ड्रोन वालों को बुलाना था आपको। और एक चीज कहना चाहता हूं अंत में, मैं मेरी बात पूरी करने से पहले, कि हमारी कृषि की तकनीकी आम जन तक पहुंचे, इसके लिए जो आने वाले समय के अंदर जो हमारा मलिनाथ जी का मेला है, जो जसोल के बालोतरा के पास में तिलवाड़ा में भरा जाता है, पशु मेले के नाम से प्रसिद्ध है, छैत्री मेला अपन सब कहते हैं उसको। छैत्री मेला कौन है? उस मेले को धीरे धीरे विलुप्त सा हो रहा है, वहां पर पशुधन कम आने लगे हैं। उसको हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को जिंदा रखने के लिए आने वाले समय के अंदर 1 तारीख से लेकर उस मेले का हम नाम इस तरह से कर रहे हैं कि एक तो वो पशु मेला और साथ में कृषि मेला भी बने। पशु कृषि मेला, क्योंकि पशु का और कृषि का दोनों का एक साथ मिलन है, दोनों का एक साथ जोड़ा है। पशु के बिना किसान अधूरा और किसान के बिना पशु अधूरा है। इसलिए वहां पर आने वाले 1 तारीख को वहां पर प्रदर्शनी जो यहाँ पर जो लगी है, ऐसी कम से कम 200 प्रदर्शनी वहां पर 3 दिन तक रहेगी। पूरे राजस्थान में जितनी फसलों से प्रोडक्ट बनते हैं, नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन, हाइड्रोपोनिक्स, जैसा मैंने कहा ना, सब्जियां होती है, पॉली हाउस, उसका भी वहां पर मॉडल लगेगा। पाइपलाइन के अंदर खेती कैसे होती है वो भी बताई जाएगी, पानी की पाइप में। ऐसे कई मॉडल वहां पर पूरे राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग वहां पर प्रदर्शनी लगाएंगे। उसमें आप चूक मत करना, 2 रुपए खर्च करके भी आप वहां पर आना। उस मेले के अंदर 1, 2 और 3 तारीख 3 दिन प्रदर्शनी रहेगी और जब समापन होगा वो 3 तारीख को होगा। उस समापन के अंदर भारत सरकार के 4 के मंत्री रहेंगे उपस्थित, जिसमें कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश से सांसद है आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर आएंगे, और एक पशुओं का मेला है तो पशुपालन मंत्री भारत सरकार के जो गुजरात से सांसद है पुरुषोत्तम रूपाला जी आएंगे, और उसके बाद में जल, जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा संकट है, उसके लिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी वहां पर आएंगे, और मैं तो वहां पर मेजबान के रूप में रहूंगा ही। तो ये भारत सरकार के इस मेले में 3-4 मंत्री, तो क्या आज दिन तक एक भी मंत्री वहां पर कभी नहीं पहुंचा, राजस्थान सरकार का मंत्री भी नहीं पहुंचा, लेकिन भारत सरकार के मंत्री वहां पर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मेला इस बार नहीं, बार बार भव्य मेला बने, ऐसी हमने रचना बनाई है। सबके वहां पर व्यवस्था होगी। तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप 3 तारीख को, बाकी आप पहले आ सके तो आपकी इच्छा है 2 दिन 1 दिन रुके, लेकिन
3 तारीख को वहां पर 12 बजे सबको पहुंचना है। यही मेरा आप सबसे निमंत्रण है। आपको निवेदन भी मैं करता हूं कि आप वहां पर आना, वहां पर प्रदर्शनी देखना, वहां पर उनके भाषण सुनना, और मैंने जो योजना बताई उससे भी अधिक और जो भारत सरकार के कैबिनेट तीनों मंत्री आएंगे वो भी आपको नई नई चीज बताएंगे। पानी के बारे में गजेंद्र सिंह जी बताएंगे और पशुओं के बारे में रूपाला जी हमें बताएंगे। ऐसा वहां पर मेले का आयोजन होगा, तो उसके अंदर आप सबको निमंत्रण देता हूं और पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे अभी जाना है, दिल्ली पहुंचना है, शाम को मेरी मीटिंग है, तो मैं यहाँ से जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़ूंगा। 5 बजे मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लूंगा। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो नई नई जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आपका भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर है। आप सब भोजन करने के बाद में आप प्रस्थान करेंगे। आप सबको पुनः इस मेले के आयोजन में उपस्थित हुए इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों को विदा करने के लिए स्मृति चिन्ह जरूरी है और कैलाश जी हम व्यस्तम कार्यक्रम निकाल करके यहाँ पधारे। सर ये कृषि विज्ञान केंद्र की इस किसान मेले की स्मृति के तौर पर यादगारी बनी रही हमारे बीच। धन्यवाद सर। मैं मंचासीन अतिथियों श्री प्रताप सिंह जी को देने के लिए अनुरोध करूंगी शेखावत साहब से कि वे आए और प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह दें। पूर्व विधायक श्री छोटू सिंह जी भाटी को देने के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री दाताराम जी कुमार वे आए और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री चंद्र प्रकाश जी शारदा भाजपा जिलाध्यक्ष